हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्वा कोठारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। इस चैनल पर आपको डेली 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल स्टडीज की सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। आज इस सीरीज का पार्ट 5 है। 4 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, उस पर जाएं और उन चारों पार्ट को भी वॉच कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं उसके पहले आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको मन में सोचते हुए चले जाना है। जब हमारी वीडियो खत्म होगी तो आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। इससे आपको अपनी तैयारी का आकलन होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है मीथेन। ठीक है, आप सभी ने CH4 फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसी को जो है वो मीथेन कहा जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो ये LPG में यूज की जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर के सिलेंडरों में भरी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर हम बात करें मीथेन गैस की, तो ये धान की फसल में भी उपलब्ध होती है। अगर हम बात करें गोबर गैस की, तो गोबर गैस में लगभग 65% तक मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, LPG को आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो हमारा LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंशिक परजीवी, पूर्णतः मृतोपजीवी, पूर्णतः परजीवी, आंशिक मृतोपजीवी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है पूर्णतः परजीवी। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि ये पूरी तरह से दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि ये पूरी तरीके से दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। और विषाणु जनित कुछ मुख्य रोग देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीमारियों से क्वेश्चन 100% बनेगा। अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म अगर देखें हम, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब आपका ये काम है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वही मैं बात करूं पोलियो की, तो पोलियो भी एक विषाणु जनित रोग है और ये पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को अनुदान प्रदान करेगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 360। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 275। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो संघ और राज्य, इन सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। तो संघ सरकार जो होती है वो राज्य सरकार को अनुदान प्रदान करती है, ताकि वो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अपने राज्य में लागू कर सके, और ये व्यवस्था हमारे अनुच्छेद 275 में दी हुई है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 280 की, तो इसके अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। मैं बात करूं अनुच्छेद 360 की, तो इसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। और ये आपको याद रखना है कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी नहीं लगा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंसोंग को हर्षवर्धन के दरबार में दूध बनाकर किसने भेजा था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ताइत्संग, तुंगक्वान, यानवू, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो ताइत्संग ने हैंसोंग को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में आप सभी को पता होगा कि हर्षवर्धन जो था, इसने हैंसोंग को
अपना राजदूत बनाकर कई राज्यों में भेजा। हैनसोंग भारत की यात्रा पर भी आया। और हैनसोंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो हैनसोंग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, ठीक है। ये बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसने सीयू की नामक पुस्तक लिखी थी और हैनसोंग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर मैं एक और बता देती हूँ आपको, अगर हम बात करें फायान की, ठीक है, तो फायान भी चीनी यात्री था और ये जो था ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन की कुछ पुस्तकें हैं जो पूछ ली जाती हैं। एक तो है प्रियदर्शिका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल किसके सिद्धांत पर काम करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रकाश वोल्टी प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश चालकीय प्रभाव या प्रकाश संश्लेषण। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, ठीक है। देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो सोलर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो होती है कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। वहीं पर अगर हम जैविक ईंधनों की बात करें जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, तो ये अनवीकरणीय स्रोत होते हैं क्योंकि इन्हें हम वापस से प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 66.40, 65.46, 66.02, 66.80। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 65.46। चूंकि 2021 में अभी वापस से जनगणना होनी है लेकिन अभी इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, तो आपके लिए 2011 की जनगणना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर क्वेश्चन अराइज होगा जनगणना से तो वो यहीं से आएगा। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं जनगणना से रिलेटेड। अगर 1921-31 की बात करें तो इसे विभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस दौरान भारत की जनसंख्या बढ़ने की बजाय पहली बार घटी थी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1921-31 को विभाजक वर्ष बोलते हैं, ठीक है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो चूंकि अभी हाल ही में शिक्षा नीति जारी की गई है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि साक्षरता के प्रतिशत में कौन टॉप पर रहा, तो केरल टॉप पर रहा। केरल के बारे में अगर हम बात करें तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। और केरल के जो चीफ मिनिस्टर है वो है पिनराई विजयन। अब आपको जो है ये करना है कि केरल के गवर्नर का नाम क्या है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्योंकि ये हाल ही में चेंज हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुखाबाद विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है। आपके सामने चार ऑप्शन है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी, दामोदर नदी। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है गंगा। गंगा के बारे में बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है, ठीक है। और वहीं पर मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता दूं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी यमुना, ठीक है। चलिए और फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में तो इनके बीच एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होता है जो कि संप्रीति है, ठीक है। और ये अभी कहाँ पर हुआ था, मेघालय में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें नौसैनिक अभ्यास की तो एक मैत्री करके एक अभ्यास होता है जो कि भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की राजधानी की तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है टका। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। इतना आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अगर हम बात करें प्रोटीन के पाचन की तो आपके सामने चार ऑप्शन है,
यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है प्रोटीएज। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अमीनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्ल के बने होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि हमें प्रोटीन काय से प्राप्त होता है, तो प्रोटीन हमें दालों से, दूध से, अंडे से प्राप्त होता है। ये काफी ज्यादा जरूरी है एक बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लोहा, पानी, तांबा, पारा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है पानी। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो सर्वाधिक होती है। और इसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम क्वथनांक की बात करें तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वथनांक होता है यानी कि जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वही मैं बात करूं जल के हिमांक की, तो जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल जो है वो जमना प्रारंभ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पाइरुविक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है एथिल अल्कोहल। ठीक है, C2H5OH ये इसका रासायनिक सूत्र है। जब भी हम किण्वन की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो अल्कोहल का किण्वन होने के बाद हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है? तो जब भी किसी खाद्य पदार्थ को सड़ाया जाता है तो उसे किण्वन कहा जाता है। जो हमें शराब प्राप्त होती है वो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होती है। वहीं मैं बात करूं एथिल अल्कोहल की, तो इसे एथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्दियों के दौरान सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव का अनुभव करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जैसलमेर, लेह, चेन्नई, गुवाहाटी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है लेह। ठीक है, इससे जुड़े हुए मैं कुछ फैक्ट आपको बता देती हूँ। अगर हम बात करें लेह की, तो ये लद्दाख का ही एक क्षेत्र है। अभी हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर का विघटन हुआ और जम्मू कश्मीर को विघटित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक बनाया गया लद्दाख और एक बनाया गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, तो फिर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो होती है मासिम राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा वर्ग में आता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मशरूम, खमीर, जीवाणु या काई। ठीक है, देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो होता है ये मोनेरा वर्ग में आता है। आप सभी जानते होंगे कि जंतुओं को जो है वो 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है और उसी में एक है मोनेरा। ठीक है, जीवाणु से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रोग देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि 100% साइंस के पोर्शन से बीमारी से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बीमारियों को बहुत अच्छी तरीके से रीड करके जाना। बात करें हम हैजा की, तो ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, इसे विसूचिका भी कहा जाता है। मैं बात करूं टाइफाइड की, तो ये भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है और इसका जो बैक्टीरिया का जो कारक है वो है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक आबद्ध सागर है? अब आबद्ध सागर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ, ये है लैंड लॉक्ड। ठीक है, यानी कि भूमि से जो आबद्ध होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तिमोर सागर, आराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर या अरल सागर। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है अरल सागर। ठीक है, ये एक प्रकार का लैंडलॉक्ड है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है ये पूरा एरिया पानी वाला है और इसके आसपास जो है ये पूरा क्षेत्र भूमि का है, इसे लैंडलॉक्ड कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें ग्रीनलैंड की, तो ये सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 15 अप्रैल, 14 जून, 7 अप्रैल या उपरोक्त में से कोई नहीं।
चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 14 जून को कौन सा IMP डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब और देख लेते हैं। बात करें हम अगर 7 अप्रैल की कि 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, यहाँ से स्टैटिक जीके में 100% क्वेश्चन बनेगा और हम आपको हमारे चैनल पे स्टैटिक जीके की सीरीज में इंपॉर्टेंट डेज बहुत अच्छी तरीके से अलग से प्रोवाइड करवाएंगे। आपको वो सीरीज भी देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के और कुछ टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं बात करूं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो हम कैपिटल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ हमारा जो है वो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए और कुछ ये मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें अशोक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के CM और गवर्नर, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ये पूरी अच्छी तरीके से याद करवा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है महानदी। हीराकुंड बांध बहुत ज्यादा मोस्ट IMP है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, महानदी कहाँ पर बहती है? तो महानदी उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से भी जाना जाता था, ये उड़ीसा का पूर्व नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। ये भी IMP क्वेश्चन है, कई बार SSC, रेलवे, कई सारी एग्जाम्स में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सन 1939 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सिंधु। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। अगर मैं बात करूं गंगा की, तो गंगा का उल्लेख 1 बार, और अगर यमुना के उल्लेख की बात करें तो 3 बार किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर हम गंगा की बात करें तो 1 बार इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, यमुना की बात करें तो 3 बार, और सरस्वती जो है वो सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, काहिरा, अंकारा, बैरूत या मनामा। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बैरूत। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में लेबनान में धमाका हुआ था, और इसलिए करंट में क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अगर हम बात करें मनामा की, तो इसकी जो राजधानी है वो है बहरीन, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं तुर्की की, तो इसकी जो राजधानी है वो है अंकारा। अगर हम बात करें मिस्र की, तो इसकी राजधानी काहिरा। मिस्र की जो कैपिटल है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये तो बिल्कुल रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर आधारित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन। जब 2 नाभिक आपस में मिलते हैं
और ऊर्जा जो है वो निकलती है, तो इसे जो है वो बोला जाता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। और अगर मैं बात करूं सूर्य की, तो सूर्य में भी ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन की ही प्रक्रिया होती है। वहीं अगर हम बात करें परमाणु बम की, तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, यानी कि जब एक बड़ा नाभिक टूट करके दो छोटे छोटे नाभिक में डिवाइड हो जाता है, तो इसे बोला जाता है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हाथी, शुतुरमुर्ग, ब्लू व्हेल या जिराफ। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ब्लू व्हेल, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं शुतुरमुर्ग की, तो सबसे बड़ा जो अंडा होता है पूरे विश्व में, वो सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर हम बात करें ब्लू व्हेल की, तो ये सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है, ये आपको याद रखना है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी वीडियो के अंत में आपको मिलते हैं 5 वन लाइनर करंट अफेयर्स, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी एकदम शानदार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्ट है, नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं अगर बात करूं नीति आयोग की, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी कि UNEP, ठीक है। इसका मुख्यालय है हमारा केन्या के नैरोबी में, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जो गुडविल एम्बेसडर है वो हाल ही में अभिनेत्री दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल की एक सड़क का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। यह 100% एग्जाम में बनने की संभावना है, क्योंकि जब भी हमारे देश के किसी वैज्ञानिक, किसी साहित्यकार या फिर किसी महापुरुष का के ऊपर कोई प्रतिमा होती है, उसका अनावरण अगर किसी दूसरे देश में होता है, तो वो क्वेश्चन करंट में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये याद रखना है। इजराइल की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम, जो कि काफी चर्चाओं में रहती है, इस साल भी काफी चर्चाओं में रही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करें हम अगले फैक्ट की, तो FIR आपके द्वार, ये योजना मध्य प्रदेश सरकार में शुरू की गई है। कोरोना के काल को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि अब घर घर जाकर के FIR दर्ज की जाएगी, और ये इनिशिएटिव लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। इसके बाद है 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से हमारे करंट अफेयर यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो के अंत में बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके बहुत शानदार कंटेंट लेकर के आते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका लाभ हो सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डेली 10 बजे सुबह हमारी वीडियो अपडेट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।